दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार विक्रमादित्य केबी एजू वर्ल्ड चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आया है परमाणु परिचय। परमाणु जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ-साथ ये जब 9th से स्टार्ट होता है तो आगे जहाँ तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे हर एक जगह ये परमाणु का परिचय से रिलेटेड चीज़ आपके दिमाग में हर हमेशा आते रहेगी। तो अगर आपको परमाणु का ज्ञान अच्छे से सतही ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज परमाणु के परिचय और उससे महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं परमाणु। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा मूलभूत इकाई है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछे परमाणु क्या है तो अब जो है बेसिक कांसेप्ट यही होता है कि सबसे मूलभूत इकाई है, यानी उसी से सब कुछ का निर्माण हुआ है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। हालाँकि आप आगे इससे चल के पढ़ेंगे कि इसके विभाजित कैसे करते हैं, उसके बारे में आगे आप जानेंगे, अभी आप ये मान के चलिए। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, जैसे यहाँ परमाणु देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अपनी-अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यह आवर्त सारणी का आधार है। के आधार पर आवर्त सारणी की गणना की गई है। परमाणु हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे सभी पदार्थ बनाते हैं जो हमारे आसपास हुए तारों के रूप में कार्य करते हैं, हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आइए परमाणु के बारे में जानना विज्ञान और तकनीक की हमारी समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसे हम नहीं जानेंगे तो फिर हमें उस परमाणु का ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम परमाणु से संबंधित जो अन्य केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स है उससे हम अनजान रहेंगे। आइए आगे हम लोग जानते हैं कि परमाणु का गठन कैसे होता है। परमाणु एक अत्यंत छोटा कण है जो पदार्थ की मूल इकाई होती है। अगर कोई पूछे कि पदार्थ की मूल इकाई क्या है तो वो परमाणु है। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई है। परमाणु का गठन 3 प्रमुख कणों से होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक छोटी सी जगह में केंद्रित होते हैं जिसे नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशाल क्षेत्र में चक्कर लगाता है। नाभिक के परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.9% हिस्सा होता है। आप देखिए क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक परमाणु के द्रव्यमान का कितना हिस्सा होता है, तो नाभिक परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.9% हिस्सा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का केवल 0.1% हिस्सा ही होते हैं। भले जगह यह ज्यादा लेता है चक्कर लगाने के लिए, लेकिन इसका हिस्सा मात्र 0.1% होता है, जबकि परमाणु के द्रव्यमान का 99.9% हिस्सा नाभिक ही होते हैं। अब देखिए परमाणु में अंदर में नाभिक हो गए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि परमाणु के घटक क्या है। परमाणु के घटक परमाणु नाभिक है के जो केंद्र होते हैं उसे ही नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज धनात्मक होते हैं, यानी प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है। ये पहले हमने चर्चा की आपसे कि नाभिक जो है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्लॉड की बात करते हैं। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का घेरा होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन क्लॉड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। इसपे ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज, वे नाभिक के चारों ओर उच्च गति से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लॉड नाभिक से काफी बड़ा होता है। नाभिक जितना छोटा होता है उसके अनुपात में इलेक्ट्रॉन क्लॉड यानी इलेक्ट्रॉन का जो घेरा होता है और वो उसका कक्षा वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र कवर करता है। परमाणु घटक क्या-क्या हो गए? तो परमाणु घटक में प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और वे धनात्मक आवेशित कण होते हैं और उनके द्रव्यमान लगभग 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एएमयू होता है। 1 एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ये विद्युत रूप से उदासीन कण होते हैं। पूछता है न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? ये उदासीन कण होते हैं और उनका द्रव्यमान लगभग 1 एएमयू होता है। इनका द्रव्यमान भी 1 एएमयू होता है। न्यूट्रॉन परमाणु का स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। यह परमाणु जो अस्थिर होता है उसमें न्यूट्रॉन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो अस्थिर बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक विशिष्ट कक्षा में घूमते हुए ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, यानी प्रोटॉन पे धन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे ऋण हो गया और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और यह इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उससे बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनाने में भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के बीच जो रासायनिक बंधन बनता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए इसमें इसी से संबंधित एक बात आती है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अब ये परमाणु संख्या क्या होता है? तो जो किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या हो तो वही उसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है। यह परमाणु के आवधिक तालिका में स्थान निर्धारित करती है और एक तत्व की पहचान भी करती है। यानी परमाणु संख्या पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। आवर्त सारणी की जो स्थान है वो निर्धारण करना और तत्व की पहचान की कौन सा तत्व है वह भी इसी पर निर्भर करता है। सभी परमाणुओं में समान संख्या प्रोटॉन होते हैं। सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए सभी हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन होता है, जबकि सभी ऑक्सीजन परमाणुओं में 8 प्रोटॉन होते हैं। तो यह जो है
आपको यह देखना है कि ये जो एक परमाणु है और उसमें अगर जितने प्रोटॉन की संख्या है, उसी से उस तत्व का निर्धारण हो रहा है। द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या है, ये कहाँ रहेगा? तो नाभिक में रहता है, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह परमाणु का लगभग द्रव्यमान दर्शाता है। इसी पर परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या एक परमाणु के आइसोटोप की भी पहचान करता है। द्रव्यमान संख्या से हमें एक परमाणु के जो आइसोटोप है वो भी हमें बताता है, जो समान संख्या में प्रोटॉन लेकिन अलग-अलग संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात की जाए तो कार्बन इसमें भी 6 ही कार्बन होते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 ही है और इसमें भी 6 है। लेकिन यहाँ इसमें 6 न्यूट्रॉन है कार्बन 12 में और इसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये दोनों कार्बन के ही आइसोटोप्स होते हैं, यानी समस्थानिक होते हैं। और यह जो है इसी तरीके से और भी कई ऐसे तत्व हैं जिसमें कि आपको इस तरह के समस्थानिक पाए जाते हैं। अब आइसोटोप और आइसोबार, यही जिसके बारे में हम चर्चा किया। आइसोटोप परमाणु के ऐसे रूप होते हैं जिसमें समान संख्या प्रोटॉन होते हैं, यानी एक ही परमाणु के एक ही तत्व के दो परमाणु, एक तत्व के दो परमाणु है जिसमें समान संख्या प्रोटॉन होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए से कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। सभी आइसोटोप में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी परमाणु संख्या सब में, प्रोटॉन की संख्या सब में बराबर है। कार्बन 12 में भी, कार्बन 13 में भी, कार्बन 14 में भी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8 होता है। तो ये इस कारण से इस तरह के जो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होते हैं उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरा आइसोबार। आइसोबार परमाणु के ऐसे रूप होते हैं जिसमें समान द्रव्यमान संख्या होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग-अलग होती है, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। अब देखिए इसका द्रव्यमान संख्या जो है, यहाँ आर्गन 40 और कैल्शियम 40 में द्रव्यमान संख्या 40 है दोनों में, लेकिन आर्गन 40 में प्रोटॉन की संख्या 18 और 22 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कैल्शियम जो है इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, लेकिन द्रव्यमान दोनों को 20-20 जोड़ के 40 ही होगा, इसमें 22-18 जोड़ के 40 हो रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसको आइसोबार कहा जाता है। तो एक आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया। अब इस दोनों में अंतर क्या है? मुख्य अंतर इस दोनों में है कि आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। आइसोटोप जो होगा वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन आइसोबार की जब बात होती है तो विभिन्न तत्वों की वह परमाणु होते हैं। अच्छी परमाणु कोर और इलेक्ट्रॉन कक्षा। अगर परमाणु कोर और इलेक्ट्रॉन कक्षा की बात की जाए तो परमाणु कोर परमाणु का केंद्र कोर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ये कण एक साथ बंधकर परमाणु का केंद्र बनाते हैं। कोर का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ गौर करिए कि परमाणु का केंद्र क्या हो गया? कोर होता है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन है। ये कण एक साथ बनता है वह, और ये बंधकर परमाणु का केंद्र बनाएगा। उस कोर का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि न्यूक्लियस जो है उसका आकार परमाणु के बाकी हिस्से के आकार से बहुत ही छोटा है। अब इलेक्ट्रॉन कक्षा, बाकी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस इलेक्ट्रॉन कक्षा कहते हैं। तो परमाणु कोर के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं ऊर्जा के विभिन्न स्तरों पर स्थित होती है। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऊर्जा स्तरों की संख्या परमाणु के प्रकार पर ही निर्भर करती है कि परमाणु का कैसा प्रकार है, उसमें उसी अनुसार उसमें ऊर्जा के स्तर होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और आवेश है उसका वितरण। परमाणु का आवेश क्या होगा? तो परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आवेशित कण होते हैं। तो अब जितना जो है प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश। अब दोनों मिलकर के धनात्मक, और चूंकि न्यूट्रॉन तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो यह धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक, ये दोनों मिलकर के चार्ज आवेश जिस पे नहीं होता है, इसीलिए परमाणु जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वह उदासीन होता है। पूछता है कि परीक्षा में परमाणु कैसा कण है, तो परमाणु एक उदासीन कण होता है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु सामान्य रूप से विद्युत रूप में तटस्थ होता है, वह उदासीन होगा। लेकिन परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या फिर बाहर से ले लिया, उस स्थिति में फिर ये आयन का निर्माण करता है। अभी आवेश का वितरण परमाणु के अंदर असमान रूप से होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में केंद्रित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने पर, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, उनके आवेश का वितरण भी फैलता है। यह आवेश वितरण परमाणु के रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है और परमाणु बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही इसी तरीके से हम परमाणु का आवेश और आवेश का वितरण जो है इसको हम लोगों ने देखा।
अब देखिए परमाणु बंधन जो है, परमाणु बंधन जो परमाणु बंधन है, वह परमाणुओं के बीच के आकर्षण बल के कारण होता है और उसी आकर्षण बल को परमाणु बंधन भी कहते हैं। ये बंधन विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और आयनिक बंधन है। परमाणु बंधन के निर्माण से ही अणु और यौगिक बनते हैं, जिससे पदार्थों के गुणधर्मों में भिन्नता होती है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बंधन और धात्विक बंधन है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है। ये कोवेलेंट बंधन कैसे बनता है? तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण से ये कोवेलेंट बंधन बनेगा। दूसरा आयनिक बंधन, दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बनता है, यह आयनिक बंधन हो गया। तीसरा हो गया धात्विक बंधन, धातुओं के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के माध्यम से यह बनता है, यह धात्विक बंधन बनता है। तो एक हो गया कोवेलेंट, दूसरा आयनिक और तीसरा धात्विक बंधन। तो कोवेलेंट क्या हो गया? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण, जब साझाकरण हुआ तो कोवेलेंट। दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बनता है, यानी इसमें आयनिक बंधन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर ले लिया, यह आयनिक बंधन। और तीसरा है धातुओं के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के, जब इलेक्ट्रॉन का आगे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है, उसके माध्यम से जो बनता है वह धात्विक बंधन होता है। तो परमाणु बंधन के निर्माण के लिए परमाणु और बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या साझाकरण से अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। ये बंधन पदार्थों के मतलब पिघलने वाला बिंदु है, क्वथनांक है, घनत्व और विद्युत चालकता जैसे गुणों को प्रभावित करते हैं। यह जो परमाणु बंधन है, यह इस पे इसी कारण से जैसा बंधन होगा उसी अनुसार से क्वथनांक होंगे, उसी अनुसार उसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, ये सारा चीज़ उसी पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जिसका हमने पहले बताया कि जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े को साझा करते हैं, यह बंधन तब मजबूत होता है जब दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं। यानी अगर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, समान है, तो वहाँ जो है यह बंधन मजबूत होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पानी में H2O जो बनता है, तो यहाँ कोवेलेंट बंधन गैर धातुओं के बीच भी समान है। अब H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंधन बना, तो वहाँ यह कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा। उसी प्रकार से लेकिन कोवेलेंट बंधन गैर धातुओं के बीच, जो गैर धातु है उसके बीच अक्सर जो है वो बनते रहता है, वो समय जैसे O2 है, Cl2 है, इस तरह के बंधन यह सामान्य बंधन है। फिर दूसरा आयनिक बंधन, आयनिक बंधन तब बनता है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक धनात्मक आवेशित आयन कैटायन बनेगा और एक ऋणात्मक आवेशित आयन आयन बनता है। तो उसमें धनायन बनेगा। तो अब एक धनायन और एक दूसरा ऋणायन जो है, तो यह देखिए विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और रासायनिक बंधन बनाते हैं। यह बंधन धातुओं और गैर धातुओं के बीच आम है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड का जब सोडियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन हुआ, तो यहाँ आयनिक बंधन होता है। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो क्लोरीन को देता है, और क्लोरीन को एक कम होता है तो वो उससे आसानी से ले लेता है। तो इस प्रकार के जो बंधन बना, एक पे प्लस आवेश और दूसरे पे माइनस जो है चार्ज, तो यह बंधन आयनिक बंधन है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो कोवेलेंट बंधनों में इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है, लेकिन आयनिक बंधन में उस पे उसका कोई अधिकार नहीं रहता, वो पूरा उसे दे देता है। तो यह दोनों में अंतर हुआ। अब कोवेलेंट बंधन आमतौर पर गैर धातुओं के बीच बनते हैं। यह ज्यादातर जो है यानी जो धातु नहीं अधातु है उसके बीच बनता है, जबकि आयनिक बंधन आमतौर पर धातु और गैर धातुओं के बीच ही बनता है। यानी जैसे NaCl में हमने देखा था, Na क्या है? Na है मेटल यानी धातु है, और क्लोराइड क्या है? यह अधातु है। तो इस क्लोरीन अधातु तो सोडियम और क्लोरीन के बीच बना सोडियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार से ये बंधन बनते हैं। ऐसे उदाहरण पानी H2O और मीथेन CH4 कोवेलेंट बंधन के उदाहरण है। ये H2O और CH4 ये कोवेलेंट बंधन है, जबकि टेबल साल्ट जो NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ये आयनिक बंधन का उदाहरण है। इसमें कैल्शियम और क्लोरीन के बीच जो रिएक्शन हुआ यहाँ आयनिक बंधन का, क्योंकि कैल्शियम ने अपना इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दो क्लोरीन के साथ उसने शेयर कर लिया, मतलब दे दिया कंप्लीट रूप से, तो यहाँ आयनिक बंधन बना। और Na ने अपने दे दिया क्लोरीन को, तो यहाँ और क्लोरीन ने लिया, तो यहाँ फिर जो है आयनिक बंधन। लेकिन H2O में यह बॉन्ड जो है या CH4 में यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन पे दोनों अपना अपना पेयर बनाता है, कोई ऑक्टेट बनाता है, कोई डुएट बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ रिएक्शन होता है, बंध बनता है। तो बंध बनने के चलते कोवेलेंट या फिर आयनिक बंधन का निर्माण होगा। अब आते हैं परमाणु का आकार और आयनीकरण ऊर्जा। परमाणु का आकार परमाणु के नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी को दर्शाता है। परमाणु का आकार क्या हो गया? परमाणु के नाभिक से, परमाणु नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन उसके बीच का औसत दूरी जो है उसको दर्शाता है। परमाणु का आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ध्यान देने की चीज है कि परमाणु का आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे बढ़ेगा, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में जुड़ते हैं और नाभिक से दूर चले जाते हैं। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ये बहुत ही अच्छा खूब पूछता है क्वेश्चन कि परमाणु का आकार किधर से किधर जाने पर घटता है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं।
उसी तरह से आयनीकरण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है। पूछता है कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है? आयनीकरण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक होती है। आयनीकरण ऊर्जा परमाणु के आकार से विपरीत होती है। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी आयनीकरण ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। यह ध्यान देने वाली चीज है कि परमाणु का आकार जितना छोटा उतना ही आयनीकरण ऊर्जा अधिक होगी। यह इसलिए है क्योंकि छोटे परमाणुओं में नाभिक से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण अधिक होता है। यह परमाणु आकार और आयनीकरण ऊर्जा। परमाणु आकार नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की औसत दूरी है। परमाणु आकार क्या हो गया? नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की औसत दूरी को परमाणु आकार कहते हैं। जबकि आयनीकरण ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसको आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। और परमाणु का आकार क्या होगा? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता ही जाता है। और आयनीकरण ऊर्जा में परमाणु का आकार के साथ विपरीत रूप से संबंधित है। यह परमाणु के जितना आकार छोटा उतना आयनीकरण ऊर्जा ज्यादा। उसी तरीके से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यह परमाणु का आकार घटता है, जबकि आयनीकरण ऊर्जा में छोटे परमाणुओं के लिए यह अधिक होता है। तो यह आपका परमाणु का आकार और आयनीकरण ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए आवश्यक है आपको, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और आवर्त सारणी में आप देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर यह खूब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं परमाणु स्पिन और चुंबकीय गुण जो है। ये परमाणु स्पिन क्या होता है? तो परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इस गति के कारण ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह देखिए यहाँ जैसे ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो यहाँ जो है यह डायपोल बनता है, यह द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह आघूर्ण परमाणु स्पिन के रूप में जाना जाता है। यही जो दो ध्रुव के रूप में बना, यही आघूर्ण को परमाणु स्पिन के रूप में जाना जाता है। दूसरा है चुंबकीय गुण। परमाणु स्पिन का चुंबकीय ध्रुवीय आघूर्ण। परमाणु स्पिन जब करेगा तो यह जो दो ध्रुव बना ऊपर नीचे जो दिख रहा है, इस प्रकार से द्विध्रुवीय आघूर्ण परमाणु के चुंबकीय गुणों को प्रभावित करता है। यह परमाणु का जो चुंबकीय गुण है उसको प्रभावित करेगा। ये गुण पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जैसे चुंबकीयता। ये गुण जो है पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार को निर्धारित करेगा। चुंबकीयता वाले गुण जो है यह इसमें निर्भर करता है। अब आते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए, और ये आपको 10th से लेकर के 12th तक और मेडिकल एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम में भी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब बातों को समझना। देखिए परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है? परमाणु स्पेक्ट्रम एक विशेष प्रकार का विकिरण स्पेक्ट्रम है जो परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। यह स्पेक्ट्रम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन के कारण होता है। आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, कई सीरीज मिलेगा उसमें, तो वहाँ जो है यह स्पेक्ट्रम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर कितना, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है और उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसके ऊर्जा स्तर में, यह दिखाता है। यह स्पेक्ट्रम जो है, जब परमाणु प्रकाश पर पड़ता है, जब प्रकाश परमाणु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद सकते हैं। जब प्रकाश परमाणु पर पड़ा तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है अपने से हाई लेवल का जो स्तर है उसमें वो कूद जाएगा। जब वे अपने मूल अवस्था में लौटते हैं और पुनः जब अपने मूल अवस्था में लौटेगा तो ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं, तो उस जगह पे ऊर्जा को वह प्रकाश के रूप में छोड़ेगा। इस उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या इसका वेवलेंथ जो होगा, या जो इमिट हुआ प्रकाश उसका वेवलेंथ वो विशिष्ट होता है और परमाणु को पहचान करने में यह हमें मदद करता है। अब इस देखिए परमाणु का मॉडल, यह जो मॉडल है यह परमाणु का एक मॉडल है। तो इसमें कई सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए। एक डाल्टन साहब ने दिया, जिसे डाल्टन मॉडल के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहला था डाल्टन साहब ने जो परमाणु मॉडल के बारे में बताया, वो प्रस्तावित मॉडल था। यह बताता है कि परमाणु ठोस और अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इन्होंने डाल्टन साहब ने ऐसा दिया था। हालांकि बाद में इसकी धारणाएं गलत भी साबित हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं परमाणु कई मौलिक कण से बने होते हैं। अब अभी तक तो 24 प्रकार के कणों के बारे में पता चल चुका है। तो इस प्रकार से यह जो है यह कई तो अविभाजित तो नहीं रहा, यानी कि विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार से रदरफोर्ड साहब ने यह दिया कि परमाणु, रदरफोर्ड साहब के मॉडल से पता चला कि परमाणु के बीच वही ठोस जो जगह मिला जिस नाभिक का नामांकन किया गया। तो यह जो है एक छोटा सघन धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड साहब के मॉडल में ऐसी बातें सामने आई। फिर उसके बाद बोर साहब ने अपना मॉडल दिया। तो बोर मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। तो इस प्रकार से आगे जो एक मॉडल है वो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। यह मॉडल परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के तरंगों के रूप में वर्णित करता है। यह मॉडल जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है उसको तरंग के रूप में वर्णित किया, जो नाभिक के चारों ओर एक संभावित क्षेत्र में मौजूद होता है, जैसे यहाँ एक वेव्स के रूप में दिख रहा है। यह क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है। तो इस प्रकार से 4 मॉडल के बारे में जो मुख्य मॉडल है, उसके अलावा और भी कई आगे आप पढ़ेंगे, कई सारे मॉडल्स हैं। तो परमाणु मॉडल का मुख्य रूप से ही डाल्टन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में चर्चा
मैंने आपसे किया। अब परमाणु के अनुप्रयोग जो है, तो न्यूक्लियर ऊर्जा, जिसका हम सब जानते हैं परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परमाणु विखंडन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ और कुशल ऊर्जा स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। और आगे आने वाला भविष्य, जैसे कुछ दिनों के बाद जो कार्बन ईंधन है, यानी कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब खत्म होने वाला है, कोयला, तो उसके बाद इसी सब पे हमें निर्भर करना पड़ेगा, तो उसमें न्यूक्लियर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। उसी प्रकार से चिकित्सा, परमाणु का उपयोग विभिन्न प्रकार के चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिसमें कैंसर जैसे इलाज जो है वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और रोगों का निदान भी उसमें शामिल है। रेडियोधर्मी होता है, यह है समस्थानिक, उसका उपयोग करके कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए विकिरण चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने परमाणु के विभिन्न बातों के बारे में आपसे चर्चा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कम से कम दूसरों के साथ इस बात को आप शेयर करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।